जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस पंपलेट की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट हुआ, जिसका शीर्षक है ग्लोबल रिफ्लेक्शन ऑफ ओम, यानी कि ओम का वैश्विक प्रतिबिंब। और इसका मुख्य संदेश बता रहा है कि ओम जो है भारत का एक शुभ प्रतीक है, जो 2000 वर्षों से अधिक समय से फैला हुआ है। अशोकन ब्राह्मी शिलालेखों यानी कि 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहले ग्राफिकल प्रतिनिधित्व से लेकर बाद के विकास तक विभिन्न पांडुलिपियों के धार्मिक विरासतों के रूप में ये आज विद्यमान है। अशोकन ब्राह्मी जो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है, यह सबसे पुराना ज्ञात ओम का स्वरूप है, जो एक बड़े भूरे रंग के चिन्ह के रूप में केंद्र में दिखाया गया है। इस पैनल में 30 से ज़्यादा विभिन्न लिपियों में ओम का प्रतीक दिखाया गया है, जिसमें शामिल है जैसे भारतीय लिपियां, देवनागरी, शारदा, तकरी, कन्नड़, गुरमुखी, तमिल, ग्रंथ, मोडी, तेलुगु, रंजना, बंगाली, उड़िया, सिद्धम, पल्लव, तो दक्षिण पूर्व एशिया की खमेर जो कंबोडिया की है, थाई, लाओ की है, जावानीज़, बाली, चाम वियतनाम की, सायोम्बोल मंगोलिया की, खौमुत तो पूर्वी एशिया की, चीनी, जापानी, कोरियाई और अन्य में लेप्चा, सिक्किम, थाना, मालदीव की, सिंहली, श्रीलंका की, वारांगक्षिति, हो आदिवासियों की, तिरहुता जैसी लिपियों में ये शामिल की गई है। कहने का मतलब यह है कि यह पैनल यह दर्शाता है कि कैसे ओम एक धार्मिक और आध्यात्मिक प्रतीक बनकर भारत से निकलकर पूरे एशिया में फैल गया और विभिन्न संस्कृतियों और लिपियों में अपनाया गया। यह भारतीय सभ्यता की सांस्कृतिक नरम शक्ति और आध्यात्मिक प्रभाव का प्रमाण बता रहा है। मेरी रुचि इस पंपलेट में इसीलिए है, एक तो यह जानने का प्रयास करना कि क्या सभी लिपियां ब्राह्मी से ही निकली है या भारत सरकार का सांस्कृतिक मंत्रालय गलत जानकारी दे रहा है। साथ ही हो समाज का एक सेक्ट या पंथ, जिसे लखोबुद्रा समाज कहा जाता है, के द्वारा उपयोग किया जाने वाला ओम भी इसमें अंकित है, तो उसका ओम से संबंधों को जानना है। तो ब्राह्मी लिपि का उद्भव लगभग 3rd सेंचुरी ईसा पूर्व अशोक काल में हुआ। यह पहली सुव्यवस्थित लिखित प्रणाली थी। इससे आगे चलकर देवनागरी, तमिल, बंगाली, दक्षिण पूर्व एशियाई लिपियां विकसित हुई। एक महत्वपूर्ण बात, अधिकांश भारतीय लिपियां ब्राह्मी से निकली है, लेकिन यह एक लिखित परंपरा की धारा है, न कि हर लिपि का सीधा वंश। ओम मूलतः एक ध्वनि है, फोनेटिक कंसेप्ट है। अलग अलग लिपियों में इसका रूप बदलता गया। ब्राह्मी में यह आज के ओम जैसा नहीं था। सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण भ्रम पैदा किया, वह यह कि ओम का धार्मिक प्रतीक के रूप में फैलाव तो हुआ, लेकिन यह भ्रामक है कि सभी लिपियां ब्राह्मी से ही विकसित हुई। अब आते हैं लखोबुद्रा द्वारा आविष्कृत या पुनः प्राप्त वारांगक्षिति लिपि पर। जैसा कि लखोबुद्रा ने कहा कि यह लिपि 13वीं सदी में देवातुरी ने बनाई थी। बोद्रा ने इसे शैमनिक दृष्टि से, यानी हो समाज में सोक्का बोलते हैं, उस विधि से पुनः प्राप्त किया। और हो समाज में जो कहानी व्याप्त है, उस हिसाब से उन्होंने जंगल में किसी गुफा में तपस्या करके हासिल किया। हो समाज उनके इस दावा से इत्तिफाक नहीं रखता है, लेकिन उनके अनुयायी जरूर ऐसी बातों में विश्वास करते हैं। अब आते हैं एक रिसर्च रिपोर्ट पर, जहां लिपि और ओम के बारे में और भी जानकारी मिलेगी। 1972 में एक जर्मन भाषा वैज्ञानिक हेंज जोर्गन पिन्नो ने एक शोध पत्र प्रकाशित किया, एंथ्रोपस जर्नल वॉल्यूम 67, जिसमें उन्होंने वारांगक्षिति के हर एक अक्षर की जांच की और उनका निष्कर्ष था, यह आप देख सकते हैं जर्मन में है, रोमन में जो लिखा है वह जर्मन भाषा में है, जिसका हिंदी अर्थ होता है यह लिपि का मोवेश पुरानी ब्राह्मी लिपि पर आधारित है। यह कोई राय नहीं है, यह एक प्रशिक्षित भाषाविद का सिस्टमेटिक कंपैरेटिव एनालिसिस है। आज हम इस पेपर को खोलेंगे सेक्शन बाय सेक्शन और आपके सामने रखेंगे वह सच जो हो समाज की आने वाली पीढ़ियों के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि सच की नींव पर ही असली पहचान बनती है। हेंज जोर्गन पिन्नो 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण मुंडा भाषा विज्ञानियों में से एक हैं। उनकी 1959 की फील्ड विजिट फ्री यूनिवर्सिटी बर्लिन और अर्नस्ट रॉयटर गेजेलशाफ्ट के अनुदान से हुई थी, जो सिंहभूम उस समय
बिहार में था, अभी झारखंड में है, तो इसी क्षेत्र में उनका विजिट हुआ था। वे स्वयं लाखों बोधरा से मिले, उनका आश्रम देखा, उनकी किताबें ली। उन्होंने बोधरा को अपने ग्रंथ पढ़कर टेप रिकॉर्डर पर बोलते हुए सुना। यह कोई डेस्क रिसर्च नहीं था, यह फील्ड लिंग्विस्टिक्स था, प्रत्यक्ष संपर्क, प्रत्यक्ष सामग्री। 1961 में उन्होंने एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तैयार की। 1966-67 में बोधरा के शिष्य कृष्णा आल्डा से पत्राचार हुआ और 1972 में यह विस्तृत शोध पत्र एंथ्रोपस में प्रकाशित हुआ। पिन्नो ने वाराणसी के 31 ग्राफीम्स यानी अक्षरों की तुलना की। किनसे? ब्राह्मी लिपि से, जो ब्यूलर 1896 के प्लेट्स के आधार पर, गुप्त लिपि से, वट्टेरुटु जो दक्षिण भारतीय लिपि है उससे, देवनागरी, कैथी, गुरमुखी, मोडी, खरोष्टी से और लैटिन के स्ट्रक्चरल फीचर्स से। यह कंपैरेटिव टेबल है जो पिन्नो के पेपर की सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है, इसे देखना जरूरी है। ब्राह्मी से सीधे लिए गए अक्षर पिन्नो की टेबल 2 सेक्शन ए का शीर्षक है। जर्मन में, वो तो जर्मन में लिखा है, जिसका हिंदी अनुवाद होता है ब्राह्मी वर्णमाला के अनुसार। पिन्नो ने 14 वाराणसी ग्राफीम्स की पहचान की जो सीधे ब्राह्मी से लिए गए हैं, मतलब वाराणसी के 14 अक्षर जो सीधे तौर पर ब्राह्मी से लिए गए हैं। वो इस तरह से है: यु, ए, ओ, ग, ज, मतलब ये अलग अलग समय का है। वो भी लिखा हुआ है कि अशोका काल से, जौगुड़ा टाइम से, तो उसी में से टा भी है, डा है, पा है, उसी तरह बा है, रा है, ला है, सा है, शा है, हा है। ये सभी यानी कि 31 में से 14 अक्षर सीधे ब्राह्मी शिलालेखों से मिलते हैं जो ब्यूलर के शिलालेख हैं। पिन्नो ने हर अक्षर के लिए स्पेसिफिक अशोका इरा शिलालेख का साक्षात उद्धरण मतलब एक साइटेशन किया है। यह मनमाना दावा नहीं है। सीरियल नंबर 15 से आगे पिन्नो ने वे अक्षर दिखाए जो ब्राह्मी की वंशज लिपियों से लिए गए, जैसे इन, एन, ट, एण, म, वि, चा, अड़ा, आ देवनागरी की मात्रा से लिया गया है। उसी तरह अनुस्वर है, का है, दा आदि। इसका अर्थ ये हुआ कि वाराणसी में ब्राह्मी की मूल लिपि के साथ साथ उनकी विभिन्न क्षेत्रीय वंशज भी शामिल हैं। गुप्त हुआ, वाटेरुटु हुआ, देवनागरी, कैथी, गुरमुखी, मोडी आदि। पिन्नो ने यह भी दिखाया कि वाराणसी के 4 लिगेचर यानी कि संयुक्ताक्षर भी हैं, जैसे या, यो, ई और उ। ये 2-2 अक्षरों को जोड़कर बनाया गया है। यहाँ भी खरोष्टी जो ब्राह्मी की ही समकालीन भारतीय लिपि है उसका प्रभाव स्पष्ट है। पिन्नो सेक्शन 3.11 में लिखते हैं और यह उनके पेपर का सबसे महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। आप जर्मन में देख सकते हैं। इसका हिंदी अनुवाद यह है कि सामान्यतः कहा जा सकता है कि यह लिपि उन सभी समधर्मी विशेषताओं को प्रबल रूप से वहन करती है जो ऐसी युवा रचनाओं में आमतौर पर होती है। यह कमोवेश पुरानी ब्राह्मी लिपि पर आधारित है, लेकिन इसमें निसंदेह यूरोपीय लक्षण भी हैं, जैसे कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का अंतर, जो निश्चित रूप से लैटिन अल्फ़ाबेट के पैटर्न पर है। यहाँ पिन्नो 3 बातें एक साथ कह रहे हैं। पहली कि यह एक नई रचना है, प्राचीन नहीं। देवातुरी के द्वारा बनाने का दावा यहाँ खारिज होता है। दूसरी, इसकी जड़ें ब्राह्मी में हैं, उदाहरणों से स्पष्ट है, तपस्या से प्राप्त नहीं हुई है। तीसरी, इसमें लैटिन का स्ट्रक्चरल इन्फ्लुएंस भी है, जैसे कैपिटल और स्मॉल लेटर्स। पिन्नो सेक्शन 3.12 में और स्पष्ट होते हैं और उसमें लिखते हैं कि ब्राह्मी वर्णमाला के समान है यु, ई, ओ, ज, ग, ता, डा, पा, बा, रा, ला, सा, शा, हा के चिन्ह, यानी कुल 31 में से 14 अक्षर ब्राह्मी से सीधे लिए गए हैं। फिर वे आगे लिखते हैं, ये जर्मन में है, जर्मन में लिखा हुआ, इसको भी मैं आपके सामने स्क्रॉल में चला दे रहा हूँ। इसका अर्थ है कि सारांश में कि ब्राह्मी से 14 अक्षर, गुप्त से 1, वाटेरुतु से 3, देवनागरी, कैथी, गुरमुखी और मोडी से 4, खरोष्टी से इन्फ्लुएंस संयुक्त अक्षर है 2, तो कुल 24 हो गए और बाकी ब्राह्मी की क्षेत्रीय वंशज परंपरा से ली गई हैं उन लिपियों से।
पिन्नो के पेपर के इंग्लिश समरी में पेज 855 में जो जर्मन टेक्स्ट का ऑफिशियल अब्स्ट्रैक्ट है वे लिखते हैं, दिस स्क्रिप्ट एग्जिबिट्स हाईली syncretistic feature. It is based on the Brahmi script but also known as borrowing from the Gupta, Bhattacharya, Devanagari and other scripts. इस लिपि में अत्यंत समन्वयवादी विशेषताएं हैं। यह ब्राह्मी लिपि पर आधारित है लेकिन गुप्त, वाटेरुट्टु, देवनागरी और अन्य लिपियों से भी उधार लेती है। यह एक बात और जो पिन्नो के शोध से निकलती है वह यह है कि लाको बोदरा ने अपनी लिपि और ग्रंथों में जो भाषा इस्तेमाल की उसे होहायम कहा। उन्होंने दावा किया यह प्राचीन आदिवासी साहित्यिक भाषा हो सकती है और हो भाषा से वो भिन्न है, लेकिन हो भाषा में हायम का अर्थ है फुसफुसाना। पिन्नो ने स्वयं इसे नोट किया सेक्शन 5.3.3 में। ये उसका जर्मन वर्जन है जिसका मैं अभी अनुवाद कर दे रहा हूँ कि हो हायम का अर्थ मूलतः फुसफुसाना है, यानी हो फुसफुसाहट भाषा। इसे शमन की पुरोहित भाषा के अर्थ में भी समझा जा सकता है, मतलब सोका लोग मंत्रोच्चारण में इस्तेमाल करते होंगे ऐसा उनका अनुमान था। लेकिन हो समाज में ऐसी कोई भाषा मंत्रों के लिए अलग से नहीं है। यह मेरा अपना अनुभव है जो चूँकि मैं खुद हो समाज से आता हूँ। यह एक इम्पोर्टेंट लिंग्विस्टिक कन्फर्मेशन है। हो हयम एक वास्तविक भाषा थी या कृत्रिम? पिन्नो ने इस पर 3 पॉसिबिलिटीज़ रखी। सेक्शन 5.4 में पहली, एक अननोन हो डायलेक्ट रही होगी, यानी कम जानी जाने वाली बोली, लेकिन पिन्नो को यह संभावना कम लगती है। दूसरी, हो मुंडारी और संताली की मनमाना मिश्रण वाली बोली, पिन्नो इसे सही मान रहे हैं और इसका सबूत भी दिए हैं। तीसरी, पिन्नो को यह एक पुरानी शेमेटिक सीक्रेट लैंग्वेज यानी कि हो सोका की भाषा कहा जिसे बोदरा ने लिटरेरी लैंग्वेज बनाना चाहा। इसे पिन्नो ने अपने शोध में मुख्यतः संभावना में रखा। हालांकि हो समाज का होने के कारण मैं उनके इस संभावना को नकार रहा हूँ कि हो लोगों की मंत्रोच्चारण संबंधी कोई अलग भाषा रही है। हो भाषा बोलने, मंत्रोच्चारण करने, गाने आदि सभी में एक ही इस्तेमाल होती है। पिन्नो स्पष्ट रूप से कहते हैं, फिर जर्मन में है, मैं इसका हिंदी अनुवाद कर दे रहा हूँ, यानी पिन्नो ने हो हायम की ऑथेंटिसिटी को हो लोगों की भाषा के रूप में पूरी तरह नकारा, लेकिन यह भी कहा कि इसे आम हो लोगों की भाषा की जगह साहित्यिक भाषा बनाने का लक्ष्य कभी पूरा नहीं हो सका। पिन्नो ने ओंग के बारे में क्या लिखा है इसको भी देख लेते हैं। पिन्नो सेक्शन 2.1 में लाको बोदरा की धार्मिक आइडियोलॉजी का वर्णन करते हुए लिखते हैं, अब ये फिर जर्मन में है, इसका हिंदी अनुवाद है कि हिंदू तत्व के रूप में एक विशेष चिन्ह में ओंग अक्षर का उन्होंने वर्णन किया जिसे पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, जो विशेष रूप से कछुओं पर चित्रित किया जाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिन्नो ने ओंग के उपयोग को हिंदुइस्टिक्स यानी हिंदू प्रभाव के रूप में क्लासिफाई किया। यह वाराणसी की इंडिजिनस ओरिजिन का दावा नहीं करता, यह बोदरा के ब्रॉडर सिंक्रेटिज्म का हिस्सा है, यानी हिंदुत्व विचारधारा को आत्मसात करने की सोच का हिस्सा है। फिर किताबों के माध्यम से पिन्नो ने बोदरा के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ शार होरा मतलब स्वर्ग का मार्ग के ओपनिंग लाइंस ट्रांसक्राइब किए। यहाँ ओंग वर्णमाला का वह पहला अक्षर है जो लेखन शुरू करने से पहले प्रयुक्त होता है, एक आहवान की तरह। मैं तो हो समाज से हूँ, वो हमारे बीच का एक सेक्ट है लाको बोदरा समाज, वो लोग करते होंगे लेकिन हमारे हो समाज में नहीं होता है। पिन्नो ने सेक्शन 3.6 में लिखा जो जर्मन में है और उसका हिंदी अनुवाद है कि ओम का निशान कभी कभी संयुक्ताक्षर के तौर पर इस्तेमाल होता है, जैसे हिंदी के श्वास या सांस लेना जैसा। यह ओम साइन स्पष्ट रूप से ब्राह्मी परंपरा से ली गई है। यह ओम साइन और उसका प्रोनाउंसिएशन स्पष्ट रूप से ब्राह्मी परंपरा से है। यह वाराणसी की इंडिजीनियस इन्वेंशन नहीं है। पिन्नो का एक और महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन सेक्शन 2.1 फिर वही जर्मन में, अब उसका हिंदी अनुवाद, लाको बोदरा ने बिरसा मुंडा की तरह भगवान बनने की बात रखी थी। बोदरा के लक्ष्य स्पष्ट थे कि आदिवासी का हिंदुओं के बराबर धार्मिक मान्यता और पुरानी मुंडा सरना धर्म का पुनरुद्धार। इस संदर्भ में उनकी लिपि की रचना ब्राह्मी आधारित लेकिन नई पहचान के साथ एक पॉलिटिकल और कल्चरल स्ट्रेटजी थी। पिन्नो अंत में लिखते हैं, फिर जर्मन में, अब मैं उसका हिंदी अनुवाद कर दे रहा हूँ। भले ही लाको बोदरा का काम व्यवहारिक रूप से असफल और विनाश के लिए अभिशप्त हुआ, लेकिन फिर भी हम
यानी कि पिन्नो आशा करते हैं कि यह कम से कम विज्ञान की शोध के लिए यह भाषा उपलब्ध रहेगा। महान हिंदू संस्कृति की छाया में एक छोटे आदिम लोगों के आध्यात्मिक प्रयासों के एक विनम्र दस्तावेज के रूप में ये पिन्नो लिखे हैं। यह एक जर्मन स्कॉलर का पर्सपेक्टिव है जो सहानुभूतिपूर्ण है लेकिन ईमानदार भी। पिन्नो का रिसर्च 1972 के आधार पर प्राइमरी सोर्स फील्ड लिंग्विस्टिक्स यह सिद्ध करता है, पहला कि वाराणसी 20वीं सदी की नई रचना है। देवातुरी और 13वीं सदी का कोई साक्ष्य नहीं है। दूसरा, 31 में से कम 14 अक्षर सीधे ब्राह्मी शिलालेखों से हैं। तीसरा, शेष अक्षर गुप्त, वाटेरुटु, देवनागरी, कैथी, गुरमुखी, मोडी, खरोष्टी से सभी ब्राह्मी परंपरा की वंशज लिपियों से है। चौथा, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का स्ट्रक्चर लैटिन से लिया गया है। पांचवा, ओंग यह जो चिन्ह है, पिन्नो ने इसे स्पष्ट रूप से हिंदू प्रभाव बताया और मेरे इस वीडियो को बनाने का महत्वपूर्ण विषय में से एक यह भी था जिसमें भारत सरकार खुद कह रही है कि ओम एक धार्मिक और आध्यात्मिक प्रतीक बनकर भारत से निकलकर पूरे एशिया में फैल गया और विभिन्न संस्कृतियों और लिपियों में अपनाया गया। उसमें से लाकोबोदरा के द्वारा बनाया गया वाराणसी का ओम भी है। यह भारत सरकार का सांस्कृतिक मंत्रालय का ऑफिशियल दावा है। और छठा, हो हयम, हो फुसफुसाहट भाषा है, आम हो भाषा नहीं, संभवतः सोका लोगों की गुप्त भाषा रही होगी, जिसका कि मैंने खंडन कर दिया कि हो समाज के बीच सोकाओं की अलग कोई भाषा नहीं है। हो समाज के लोग हो भाषा बोलते हैं, हो हयम नहीं। तो क्या इससे वाराणसी की वैल्यू कम होती है? नहीं। तेलुगु, कन्नड़, थाई, वर्मी, खमेर सब ब्राह्मी से निकली है, वे कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। पिन्नो ने स्वयं पेपर की शुरुआत में सिकोया चिरोकी अल्फ़ाबेट के निर्माता के उदाहरण से की थी। एक नेटिव अमेरिकन ने अपने लोगों के लिए अपनी लिपि बनाई, भले ही वह अंग्रेजी से इन्फ्लुएंस थी। लाकोबोदरा ने भी यही किया। उन्होंने उपलब्ध भाषाई सामग्री से ब्राह्मी परंपरा से एक नई लिपि बनाई जो हो समाज की लिपि बन सके। यह सांस्कृतिक असर्शन था, लेकिन एक झूठी कहानी, चाहे वह कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, आने वाली पीढ़ियों के शोध को कमज़ोर करती है। यदि हो समाज के बच्चे पिन्नो 1972 के रिसर्च को जानेंगे, यदि वे ब्राह्मी और वाराणसी की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तो वे बेहतर लिंग्विस्टिक्स बनेंगे, बेहतर एडवोकेट्स बनेंगे। सत्य की नींव पर खड़ी पहचान ज़्यादा मजबूत होती है। वाराणसी ब्राह्मी की संतान है, यह कमजोरी नहीं, यह इतिहास है। हो भाषा हजारों साल पुरानी है। सिंबुंगा की पूजा हजारों साल पुरानी है। सरना धर्म हजारों साल पुरानी है। लिपि चाहे नहीं हो, हमारी सांस्कृतिक पहचान तो पुरानी है, और वह पहचान किसी सोका के सपने की नहीं, इस धरती की है, इस जंगल की है, इस जल की है, इस प्राकृतिक संस्कृति की है। क्या आप पिन्नो का पेपर पढ़ना चाहते हैं? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।